हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और उसमें कई सारे निर्णय लिए गए, लेकिन दो महत्वपूर्ण निर्णय हैं जिसके बारे में हम अभी ज़िक्र करना चाहेंगे। सबसे पहला ये कि कैबिनेट ने इस बात को मंजूरी दे दी है कि दिल्ली के अंदर मिनिमम वेजेस में काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी की जा रही है। अभी तक अनस्किल्ड लेबर को 9,568 रुपये पर मंथ मिलते थे। ये बढ़ा के 14,052 रुपये 14,052 रुपये पर मंथ होंगे। सेमी स्किल्ड को 10,582 रुपये मिलते थे पर मंथ, ये बढ़ा के 15,471 रुपये पर मंथ किए जा रहे हैं। स्किल्ड को 11,622 रुपये मिलते थे, ये बढ़ा के 17,033 रुपये किए जा रहे हैं। लगभग हर कैटेगरी में 50% से भी ज़्यादा की ये वृद्धि है। कानून के तहत एक मिनिमम वेजेस एडवाइजरी कमेटी बनानी होती है। वो कमेटी अप्रैल के महीने में बनाई गई थी। 4 अगस्त को उसकी रिपोर्ट आई और उस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ये ट्राइपार्टाइट कमेटी होती है जिसमें एम्प्लॉयर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं और सरकार के नुमाइंदे होते हैं। इनकी रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट के आधार पर ये मिनिमम वेजेस के अंदर बढ़ोतरी की जा रही है। हमें लगता है कि ये आज तक की देश में मिनिमम वेजेस में सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। ऐसे समय में जब एक आम आदमी अपनी ज़िंदगी में अपने घर चलाने के लिए जूझ रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ के दाम आसमान छू रहे हैं, ऐसे में जो सबसे इकोनॉमिक लैडर में जो सबसे नीचे तबका है, सबसे गरीब तबका है, वो सबसे ज़्यादा इस मार से प्रभावित है। जब एक तरफ 200 रुपये किलो दाल होगी और सब्जियां इतनी महंगी होगी, जब अपना घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा, तो ये किसी भी जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने सबसे गरीब तबके का ख्याल रखे। उस सेंस में ये बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी कदम था। ये एक बहुत साउंड इकोनॉमिक कदम भी है। अभी तक इस देश के अंदर इकोनॉमिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो था वो ट्रिकल डाउन थ्योरी के ऊपर निर्भर करता था। ट्रिकल डाउन थ्योरी में कहा जाता था कि अमीरों को और अमीर बनाओ तो उसमें से छन छन के बूंद नीचे आएंगी और किस एक दिन गरीबों तक भी पहुंचेंगी। ये मॉडल फेल हो गया ट्रिकल डाउन थ्योरी का, क्योंकि नीचे तक बूंदें पहुंच ही नहीं रही, उल्टा हो रहा है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। इसका मतलब गरीबों का पैसा ऊपर जा रहा है, ऊपर से पैसा, ट्रिकल डाउन थ्योरी नहीं हो रही, ट्रिकल अप थ्योरी हो रही है अभी तक। तो उसकी वजह से सरकारी जितनी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, सरकार वोट तो रहती है गरीबों से और उसके बाद पॉलिसी बनाती है अमीरों के लिए। जितनी सरकारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो कुछ चंद बड़े बड़े परिवारों के लिए बनाई जाती हैं, उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाई जाती हैं और गरीबों को अलग अलग थ्योरी देके उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जो सीधे गरीबों की शिक्षा पे काम कर रही है, मिडिल क्लास की शिक्षा पे काम कर रही है, मिडिल क्लास की हेल्थ पे काम कर रही है, किसानों के लिए काम कर रही है। तो ये सरकार गरीबों और मिडिल क्लास के लिए काम करती है। तो जैसा मैंने कहा कि इट ऑल्सो मेक्स ह्यूज इकोनॉमिक सेंस टू डू दिस, बिकॉज इसके ज़रिए सीधे ट्रिकल डाउन थ्योरी के जरिए नहीं, सीधे गरीबों के जेब में पैसा पहुंचेगा। और जब गरीबों की जेब में पैसा पहुंचेगा तो गरीब आदमी और ज़्यादा खरीदना शुरू करेगा, कपड़े खरीदेगा, वो अपना खाना खरीदेगा, तरह तरह की चीज़ें खरीदेगा, जिससे इकोनॉमी के अंदर डिमांड क्रिएट होगी। आज सबके धंधे बंद पड़े हैं, बिजनेस बंद पड़ा है सबका, खरीदने वाला कोई नहीं है, दुकान में लोग खाली बैठे हैं। क्यों? क्योंकि खरीदने वाला कोई नहीं है। खरीदने वाला कोई क्यों नहीं है? लोगों के पास पैसा नहीं है। अब जब सीधे लोगों की जेब में पैसा जाएगा
तो इकोनॉमी के अंदर डिमांड क्रिएट होगी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी इकोनॉमी के इंजन को आगे चलाने के लिए। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ना केवल गरीबों को फ़ायदा होगा बल्कि पूरी इकोनॉमी को एक तरह से इससे वो होगा। और हम चाहते हैं कि इसको देश की सारी सरकारें लागू करें, और माननीय प्रधानमंत्री जी से हम अपील भी करेंगे कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एक झटके में पूरे देश के अंदर इसको लागू कर सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय आज लिया गया कि बहुत सारे लोग अपने अपने इलाके के अंदर शराब की दुकानों से दुखी रहते हैं। शराब की दुकानें होती हैं जहाँ पे बाहर लोग खड़े होकर शराब पीते हैं, वो वहाँ पे लोकल लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था के लिए दूभर हो जाता है लोगों के लिए। उनके घर की लड़कियों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं। तो आज सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी भी इलाके के अंदर, पहली चीज़ तो ये कि दिल्ली के अंदर इस साल कोई भी और नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। दूसरी ये कि जो एग्जिस्टिंग शराब की दुकानें, अगर उससे उस एरिया के लोग दुखी हैं तो वहाँ पे मोहल्ला सभा, लोगों की सभा करके, लोगों की सभा में अगर प्रस्ताव पारित हो गया 2/3 मेजॉरिटी से, तो उस दुकान को वहाँ बंद करना होगा और वो नई जगह शिफ्ट होगी। शिफ्टिंग हो सकती है दुकान की, नई जगह शिफ्ट होगी और नई जगह भी बिना जनता की परमिशन के नहीं होगी। इसकी जो डिटेल्स हैं वो मुझे ज़्यादा नहीं पता, मैं मनीष से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी डिटेल। बात हुई, काफ़ी चर्चा हुई, उसमें एक तो दो चीज़ें हैं इसके पहलू। एक तो जहाँ अभी जो शराब की दुकानें हैं, सबसे ज़्यादा लोगों को जो प्रॉब्लम है वो L6 और L7 के लाइसेंसेस वाली हैं, जो नॉर्मली हमारे रोड्स वाली दुकानों पे होती हैं या कहीं छोटे छोटे इस पर कॉम्प्लेक्स में हो गया, वहाँ से लोग बहुत दुखी हैं। वहाँ यूसेंस वैल्यू बहुत है, लगभग हर एक इलाके में लोग दुखी हैं कि वहाँ बाहर लोग खुले में शराब पीते हैं, बाजू के किसी जूस की दुकान से खरीद के, कोल्ड ड्रिंक की दुकान से, चने की दुकान से, वहाँ खड़े होकर शराब पीते रहते हैं, गाड़ियों में बैठ के शराब पीते हैं। वहाँ कोई रेडी लग जाती है अंडे बेचने वाली, चने बेचने वाली, स्नैक्स बेचने वाली, वहाँ खड़े होकर लोग शराब पीते हैं। फिर लड़कियाँ छेड़ने से लेके, गुंडई से लेके सब कुछ होता है वहाँ पे। तो इसको दूर करने के लिए सबसे बढ़िया है कि इलाके के लोग अगर तय कर लें कि वहाँ शराब की दुकान नहीं चलेगी, तो वो शराब की दुकान फिर सरकार बंद कर देगी। उसका तरीका क्या है? सरकार ने थोड़े दिन पहले मोहल्ला सभा नोटिफाई की है, 3000 मोहल्लों में दिल्ली को बांटा है। किसी भी मोहल्ले में शराब की दुकान है तो उस मोहल्ले के वोटर्स इस बारे में निर्णय लेंगे, लेकिन उसका तरीका ये होगा कि अगर मोहल्ले के 10% वोटर्स लिखकर कंप्लेंट करके देते हैं, मिनिमम 10% वोटर, तो वहाँ मोहल्ला सभा की मीटिंग बुलाई जाएगी, वहाँ के मोहल्ले के लोगों की ओपन मीटिंग बुलाई जाएगी, पर उसी मोहल्ले के वोटर्स की होगी वो मीटिंग। और अगर उस मोहल्ले की मीटिंग में 15% वोटर्स आ जाते हैं तो कोरम पूरा हो जाएगा, 15%। और 15% वोटर्स में से 2/3, माने जितने भी वहाँ मौजूद हैं, मिनिमम 15% होने चाहिए, जितने भी वोटर्स वहाँ मौजूद हैं उनमें से 2/3 अगर मेजोरिटी से ये कह देते हैं कि ये दुकान बंद होनी चाहिए, डिसाइड कर लेते हैं, तो वो दुकान फिर सरकार बंद करवाएगी, ये सरकार का मैंडेट है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये भी रखी हमने कि उसमें 33% महिलाएं हों, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा डिसीजन लेंगी। 33% महिलाएं भी होनी चाहिए, महिलाएं डिसीजन लेंगी। महिलाओं की बहुत शिकायत आती है चारों तरफ से, तो महिलाओं को डिसीजन मेकिंग में शामिल करने के लिए शराब की दुकानों को बंद करवाने में। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कोई नई दुकान L6 L7 तो पहले से ही नई नहीं खुलती हैं, जो प्राइवेट दुकानें हैं, सरकारी दुकानें नहीं खुलती थी, तो L6 भी अब सरकार बंद कर रही है। आज इस साल सरकार कोई नई दुकान नहीं खोलेगी L6 की। लेकिन अगर कोई दुकान कहीं से मोहल्ला सभा कैंसिल करती है और उसको कहीं और भी जाना है, तो जिस जगह जाना है वहाँ भी मोहल्ला सभा इसी तरीके से कराई जाएगी। इसी तरह से मिनिमम कोरम होगा, इसी तरह से मिनिमम मेजोरिटी होगी। अगर उस इलाके के लोग अलाउ करते हैं तभी वहाँ पे दुकान शिफ्ट होगी, नहीं तो दुकान शिफ्ट नहीं होगी। एक और फैसला आज इस बारे में लिया है कि हर एक दुकान को, जितनी भी शराब की दुकानें दिल्ली में चलती हैं, ये शराब की दुकान के जो मालिक हैं, जो उसके मैनेजर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी होगी कि बाहर किसी तरह की कोई न्यूटरियस एक्टिविटी ना हो, कोई न्यूसेंस एक्टिविटी ना हो। अगर कोई ऐसा पाया जाता है तो वहाँ के लोग ही कंप्लेन करेंगे, सरकार भी ऐसी दुकानों के खिलाफ एक्शन लेगी, और उसको चाहे फिर पुलिस को फोन करना पड़े, उसको चाहे जो भी व्यवस्था करनी पड़े, ये शराब की दुकान के मालिक की या उसके मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे कोई नोटरियस एक्टिविटी नहीं होगी, वरना उसके खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा।
तो ये एक तरीका निकाला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस अभी तक इंस्पेक्टर राज है शराब की दुकानों में, खुलने में भी बंद होने में भी, वो इंस्पेक्टर राज खत्म होके शराब की दुकानों के चलने, बंद होने, नई जगह खुलने, इन सब में जनता का राज होगा। जनता चाहेगी जहाँ शराब की दुकान खुलेगी, जहाँ बंद चाहेगी बंद होगी, जहाँ नहीं चाहेगी वहाँ नहीं होगी। एक छोट वाला महिलाएं 33% महिलाएं, ये 2/3 मेजॉरिटी में होनी चाहिए या टोटल 15% जो आएंगे? टोटल 15% परसेंट और 15% कोरम है, मतलब ऐसा नहीं है 50% भी आ सकते हैं। 50% भी लोग आ सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट रह गया कि अभी तक जो मिनिमम वेजेस वाला था 15,000 की सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है कि 15,000 के ऊपर क्रॉस होने पे वो व्यक्ति ईएसआई और पीएफ के लिए एलिजिबल नहीं होता। तो हम केंद्र सरकार को वो लिख रहे हैं कि वो 15,000 की लिमिट 21,000 कर दे, क्योंकि बोनस की लिमिट भी पहले 15,000 होती थी, वो भी फ़िलहाल केंद्र सरकार ने उसको बढ़ा के 21,000 किया है। तो उसको भी हम लिख रहे हैं 15,000 से 21,000 कर दे, ताकि कहीं ऐसा ना हो बेचारे का इधर तो बढ़ेगा और उधर कम हो जाए। दोनों चीज़ें करनी पड़ेगी। देखो, जितने सरकारी संगठन हैं वो तो तुरंत इम्प्लीमेंट हो जाएगा। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रैक्ट लेबर वर्किंग इन MCDs, DTC, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे हैं, बहुत बड़ा चंक है हॉस्पिटल्स, वो उनका तुरंत बढ़ोतरी मिलेगी। जितने ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वो भी मोटे मोटे तौर पे, जैसे बिजली कंपनियां वगैरह हैं, वहाँ पे तुरंत बढ़ जाएगा। जो छोटे छोटे हैं वहाँ पे एनफोर्समेंट बिकम्स एन इशू, सो हमें अपनी एनफोर्समेंट की मशीनरी टाइटन करनी पड़ेगी। एक्चुअली आप मोहल्ला सभा को क्लैरिटी समझ लीजिए। मोहल्ला सभा कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है कि वहाँ के 4 लोगों की चुनी। जिस मोहल्ले को एक बाउंड्री है, उस मोहल्ले के अंदर रहने वाले वोटर्स मोहल्ले के लोग हैं, उन लोगों की मीटिंग मोहल्ला सभा है। इट इज अ जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। अगर उस मोहल्ले के लोग नाराज हैं किसी शराब की दुकान से, लोग आपस में सिग्नेचर कराएंगे। 10% लोग अगर सिग्नेचर हमारे पास में आते हैं, बहुत चिट्ठियाँ आती हैं, कंप्लेंट्स आती हैं, कोई भी करे। 10% लोग अगर लिख के हमें देते हैं, फिर हम वहाँ पे मोहल्ला सभा। सरकारी दुकान है, सरकारी शराब की दुकान है, अलग अलग तरह के लाइसेंस होते हैं। आम आदमी पार्टी की ट्रेड विंग और बाकी सब ट्रेडर्स ने अपना विरोध जताया है कि उनको इससे बहुत परेशानी होगी। और दूसरा, दिल्ली का जो व्यापार है वो पड़ोसी राज्यों में शिफ्ट होने की संभावना जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है, तो ये क्या है जल्दी में भी। और दूसरा सवाल है सिसोदिया जी से कि जो आपने किया है शराब के ठेके वाला, तो ऐसा नहीं कि जो शराब के ठेके होता है बाहुबली लोगों के होते हैं, और अगर लोग सामने आएंगे खुल के तो उनकी जान को ऐसा खतरा हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि ऐसे पहले बहुत जगह धरने भी होते हैं शराब की दुकान को लेके। हम खुद भी ऐसे धरनों में बैठे हैं जाके, तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली में तो लोग खूब विरोध करते हैं। और हमने खुद ही, मतलब मेरे घर कितनी बार लोग आते हैं, अब हमने इसको पॉलिसी में ही डाल दिया। अब लोगों को मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं को ताकत दे दी, वो खुद इनिशिएट कर सकते हैं, साइन करा के लाएं लोग। अच्छा, दूसरा आपका पहला प्रश्न था कि जो व्यापारी वर्ग, कुछ व्यापारी वर्ग और कुछ इंडस्ट्री एसोसिएशंस इसका विरोध कर रहे हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा, 2 चीज़ें ध्यान रखें। एक तो ये कि अगर गरीब तबका, जो हमारा विकास है, विकास के फ्रूट्स, द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट, इफ़ दे हैव टू रीच टू द पुअर पीपल, गरीबों तक पहुँचने हैं, तो हम सब लोगों को मिलके इसके लिए काम करना पड़ेगा। अमीर और अमीर होते जाएं, गरीब और गरीब होते जाएं, ये किसी भी देश के विकास के लिए और व्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये एक अच्छा कदम है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत उनको तकलीफ हो सकती है, लेकिन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में उनका बिजनेस बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी और उनका बिजनेस ग्रो करेगा। ये वो समझने की कोशिश करें और वो साथ दें, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ। उसको अब टाइटन करेंगे, जितना भी है उसको टाइटन। वो मैं अभी वो माझे वाली बात बताइए आप, अभी बता रहे हैं, क्लैरिफाई कर देंगे। अभी फाइल मूवमेंट रजिस्टर लेके आए हैं। ये देखिए, ये हमारे यहाँ सरकार में फाइल मूवमेंट रजिस्टर होता है, NIC की वेबसाइट से है। NIC की वेबसाइट पे पूरी फाइल का ट्रैकिंग होती है। ये रजिस्टर कह रहा है कि 5/8/2016 को 12:30 बजे
मिनिस्टर 12:23:49 पे फाइल मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट के ऑफिस से एलजी साहब के यहाँ गई और 5 तारीख को 5 बजे वहाँ पहुँच गई। एलजी साहब के यहाँ रिकॉर्ड उसका नहीं है। आप देखिए, अगर आप देखेंगे इसको, इसकी कॉपी में दे दूंगा आपको। एलजी आपको कॉपी दे देंगे। एलजी साहब के यहाँ उसका लिखा हुआ है फाइल मूवमेंट रजिस्टर में एंट्री नॉट मेड प्रॉपरली। वहाँ से फिर डिप्टी सीएम ऑफिस को भेज दी गई। डिप्टी सीएम ऑफिस में 9/8/2016 को टाइम ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त को 15:57 पर ये रिसीव हुई। बहुत सेंसिटिव इशू है, सरकार इसको लेके खुद इनिशिएट ले रही थी और हाईकोर्ट रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहा था। हमको ये भी पता है, ऑनरेबल हाईकोर्ट में रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही थी, इसलिए इसकी सेंसिटिवनेस को देखते हुए विद इन 20 सेकेंड्स वो मेरे ऑफिस से यहाँ से फाइल साइन होकर गई है। 15:57:42 पर मेरे पास में फाइल आती है और 15:57:53 पर मेरे दफ्तर से फाइल बाहर चली गई है। ये ऑन रिकॉर्ड है और ये फर्ज नहीं हो सकता है। दूसरा, वहाँ से मिनिस्टर एनवायरनमेंट के ऑफिस गई है। आपको जो लोग मिनिस्टर एनवायरनमेंट को जानते हैं वो लोग, उनको आइडिया होगा कि उस दिन वो हॉस्पिटल में थे, उनको डेंगू रखा था, उनको और उनके वाइफ को लगा, 3 दिन से हॉस्पिटल में थे। उनके पास में वहाँ भेज के हमने फाइल साइन कराई। उनके ऑफिस में हॉस्पिटल भेजने तक में आधा घंटा सारा में फाइल साइन होकर आ गई। 16:47:27 पे उनके पास फाइल पहुंची है और 17:04 लगभग 20 मिनट के अंदर 17:04:55 पे मिनिस्टर एनवायरनमेंट के यहाँ से फाइल साइन होकर आ गई है। उसके बाद तुरंत चीफ सेक्रेटरी के यहाँ भेजी है। हम जो फॉलो कर रहे हैं उसको, चीफ सेक्रेटरी के यहाँ पे 17:11 पे पहुंच गई है शाम को, सेम डे 9 तारीख को ही। चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से 17:46:51 पे फाइल साइन होके सेक्रेटरी एनवायरनमेंट को चली गई है। सेक्रेटरी एनवायरनमेंट के दफ्तर में ऑफिशियली रिसीव हुई है वो फाइल 11 बजे अगले दिन 10 तारीख को। उसके बाद से 7 दिन वहां पे लगे। 7 दिन जिस ऑफिसर ने लगाए इतने सेंसिटिव इशू पर नोटिफिकेशन इशू करने में, और 4 दिन एलजी साहब के यहाँ पे लगे। 5 तारीख से लेके 9 तारीख तक। 5 तारीख की शाम को फाइल वहां पहुंची दोपहर बाद, और शाम 9 तारीख को 3 बजे 4 बजे इफेक्टिवली 3:57 पे शाम को मेरे पास फाइल आई है। तो 4 दिन एलजी साहब के यहाँ पे फाइल रही, 7 दिन वहां पे रही। अब आप लोग खुद तय कर लीजिए कि ये देरी किस वजह से हुई। कितना सेंसिटिव इशू था, आप मिनट्स भी नहीं काउंट कर सकते, सेकंड्स में हमारे यहाँ से फाइल क्लियर हो रही है इतने सेंसिटिव इशू पे। लेकिन अगर 4-4 दिन और 7-7 दिन फाइलें रख के भेजेंगे, फिर अकाउंटेबिलिटी किसकी हो और किसके प्रति हो? जनता की। नोटिफिकेशन की अगर लैंग्वेज करें तो ये प्रभावी कल से माना जाएगा कि 8 दिनों के बाद प्रभावी माना जाएगा। नोटिफिकेशन की लैंग्वेज वो देंगे नोटिफिकेशन के बाद। नोटिफिकेशन के बिना कैसे? इसके लिए क्यों सरकार ने नोटिफिकेशन नहीं निकाला? क्योंकि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के चलते अभी इसमें 60 दिन कम से कम लग जाएंगे। मैडम ऐसा है, कानून पढ़िए, जो एक्ट है वो एक्ट मैंडेटरी कहता है कि 60 दिन तक आपको पब्लिक ऑब्जेक्शन इनवाइट करने होते हैं। सर 2 अगस्त को फिर कोर्ट में जब ये मामला गया था तो सरकार ने अगस्त तक का वेट क्यों किया? पिछले साल भी ऐसी घटनाएं हुई थी, तो आपके पास तो 2 अगस्त को गया ना, तो 4-5 अगस्त में ऐसा फाइल चली है। मई में चला गया था कोर्ट में। जी बैन है मैडम। ऐसा है, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के हिसाब से मांझा बैन है। जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है उसको गवर्नमेंट फॉलो कर रही है। फाइनल नोटिफिकेशन आने तक गवर्नमेंट के उससे मांझा बैन। आप जी देख रहे हो पटियाला टीवी। पटियाला टीवी जोड़े आप जी ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪਟਿਆਲਾ टीवी। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੁਬਈ ਗਲੋਬਲ ਅਚੀਵਰ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ IPMT ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ PTU ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 10ਵੀਂ ਅਤੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ OT DMLT ਐਕਸ-ਰੇ ਆਪਥਲੈਮਿਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ECG ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਡਿਪਲੋਮੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਲੈਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਐਕਸ-ਰੇ ਪਲਾਂਟ ECG ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਮੇਨ ਰੋਡ, ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ, ਨੇੜੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ, ਪਟਿਆਲਾ।